बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, पहला जो चैप्टर है हमारा इंग्लिश का, उसकी हमने ट्रांसलेशन पढ़ी थी, समझा था उसको कि कैसे हमने इसको करना है। और अभी जो है अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। काफ़ी मुश्किल काम था, काफ़ी टाइम लगा मुझे, लेकिन मेहनत एक दफ़ा की है, मैंने वो सारा बना दिया है। पूरी एक्सरसाइज हमने हल की है, तो वो मैं सारी हलशुदा एक्सरसाइज आपके सामने लाता हूँ। उसको हम स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं कहाँ पे क्या करना है। और इवन के मैंने ये जो हमारी इंग्लिश लिखी हुई है, उसकी सारी जो ट्रांसलेशन है उर्दू में, वो भी लिखी है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह देखेंगे। तो यहाँ से आपकी ये एक्सरसाइज शुरू होती है। ग्लॉसरी है पहले, वर्ड्स और उसके मीनिंग है, एंड सो ऑन। बीच बीच में उसने फॉर द टीचर लिखा हुआ है कि ज़ाहिर है टीचर को बताने के लिए कि आपने कैसे पढ़ाना है। ठीक है, उसमें देखें पहले ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। शॉर्ट कह रहे हैं, कंप्रीहेंशन वाले सवाल हैं। ठीक है, इसमें 2 3 4 लाइनें हैं, इसका आंसर्स जो है वो देने होते हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलें वर्ड वाली फाइल पे चलते हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ओके जी, तो यहाँ पे देखें आपके सामने ये सारी जो उर्दू है ट्रांसलेशन वो लिखी हुई है, वो ज़रा एक दफ़ा देख लें। अब मैं ज़ाहिर इसको रीड नहीं करूँगा क्योंकि हमने एक दफ़ा ट्रांसलेशन सारी पढ़ ली हुई है। तो जस्ट मैं आपको ये गो थ्रू करा देता हूँ, ताकि अगर आपने लिखना है इसको, ये यहाँ से जैसे भी पढ़ना है, तो ये आपको जो है वो आपके सामने मौजूद हो। आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से उस पैराग्राफ को देख सकते हैं कि इस पैराग्राफ में कैसे मैंने लिखना है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने ये दिखाता जाता हूँ। तो ये पैराग्राफ नंबर 3 का है, फिर नंबर 4 का है, इसके बाद देखें ये 5 और 6 वाला है। यहाँ से इसको लिखना है या जो भी करना है, पॉज कर लें वीडियो को। उसके बाद ये 7 और उससे ऑनवर्ड जो है, यहाँ पे भी आप वीडियो रोक के इसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एंड सो ऑन। ये फिर 8 9 10 है, और ये नीचे 11 भी है। चलें अभी ये 8 9 10 को देखें यहाँ से, ठीक हो गया। उसके बाद ये 11 और 12 वाला जो पैराग्राफ है, उसके ये सारे ट्रांसलेशन लिखी हुई है। उसके बाद अब यहाँ आ जाएंगे तो ये 13 14 15 और 16 ये पैराग्राफ के सारा उर्दू जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएं। अब ज़ाहिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारा आपके सामने। तो ये एक दफ़ा आपको मैंने दिखाना था, तो दैट्स इट। तो ये तो हमारी वो सारी ट्रांसलेशन जो है ये हो गई। अब चलते हैं अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज पे। पहले ग्लॉसरी थी, ग्लॉसरी में देखें एक तरफ वर्ड्स लिखे हुए थे, मीनिंग लिखे हुए थे। ये तो खैर उसने खुद भी लिखे हुए हैं। तो कॉन्फिडेंटे जो वर्ड था वो भी हमने जब पढ़ा था तो हमने बताया था कि ये वो वर्ड है कि जहाँ पे क्या किया जाता है कि एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा आदमी होता है जिसके साथ आपका लिंक होता है अच्छे वाला, और वो आपके साथ रहता है। आप उसको जिस तरह की मर्ज़ी बात कर सकें और वो आगे से वो बात किसी और को ना बताए। आपको पूरा कॉन्फिडेंस होता है उस बंदे के ऊपर। अ वुमेन यू ट्रस्ट, एक औरत जिस पे आपको ट्रस्ट है, पूरा भरोसा है, एंड हु यू कुड टॉक टू, और जिससे आप बात कर सकते हैं, टू अबाउट प्राइवेट और सीक्रेट थिंग्स। ठीक है ना, उन चीज़ों के मुतालिक आप बात कर सकते हैं, आपको मसला नहीं होगा। ट्रायम्फ जो है हम फतह को कहते हैं। ठीक है, हमने फतह याब हो गए हैं, अ ग्रेट सक्सेस। ठीक है, परसिक्यूशन यही है कि किसी को ज़ेरे अताब लाना। ठीक है, किसी बंदे के ऊपर जुल्म सितम करना। द एक्ट ऑफ ट्रीटिंग समबॉडी, किसी इंसान को जो है इस तरह से ट्रीट करना, इन अ क्रूअल, एक जालमाना अंदाज में, एंड अनफेयर तरीके के साथ, कि अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है, अनजस्ट तरीका है और एक क्रूअल तरीका है, उस तरह से करना, प्रोसिक्यूशन। एग्जाइल हमने पढ़ा था, जिला वतनी को कहते हैं, कि अपने वतन से दूर चले जाना। टू फोर्स समवन, किसी एक बंदे को फोर्स करना कि वो क्या करे, टू लीव देयर कंट्री, के अपने मुल्क को जो है वो छोड़ जाए। लेजिटमेट जो है असल में ये वर्ड जो है लॉ के लिए है, कि कानूनी तौर पे किसी चीज़ के आप मालिक बन जाते हैं। ठीक है, कानूनी तौर पे कोई चीज़ हो जाती है, कानून उसके पीछे होना चाहिए। ठीक है, लीगली तरीके से, तो लॉफुल। ठीक है, लॉफुल कानूनी तरीके से। प्रिजर्वेंस द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव अ पर्टिकुलर एम, एक ख़ास मकसद है आपका, उसको आप अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उसको अचीव कर रहे हैं क्वालिटी के साथ, अच्छी स्ट्रगल के साथ। तो जो अच्छी स्ट्रगल के साथ किसी एम को अचीव करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेंस। तो ये तो हो गए हमारे वर्ड्स और उसके मीनिंग्स। अब नेक्स्ट हमारे सवाल थे और उनके आंसर से।
तो पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट वाज द वर्ल्ड लाइक, दुनिया किस तरह की थी व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, एंड हाउ डिड हिज टीचिंग चेंज सोसाइटी। अब दो बातें इसमें पूछी जा रही हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं तो उस वक़्त उनका जो माहौल था, दुनिया थी, किस तरह की थी, और उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी जो तालीमात थी, उनसे लोगों पे क्या फ़र्क पड़ा। ये दो बातें हमने आंसर में देनी है। सो हज़रत मोहम्मद वाज बॉर्न इन मक्का ड्यूरिंग एन इरा ऑफ इग्नोरेंस, जहालत थी, वेयर आइडल वर्शिप, बुतों की पूजा, यही सारा लिखा हुआ था ना उसके अंदर। तो हमने खुद से बनाना है इसका आंसर। तो जहाँ पे आइडल वर्शिप हो रही थी, ट्राइबल कन्फ्लिक्ट थी, यानी कि कबीलियों की लड़ाइयाँ थी आपस में, एंड सोशल इनजस्टिस, और माशरे के अंदर जो है वो नाइंसाफ़ी थी, और वो कॉमन था, वर कॉमन। हिज टीचिंग्स प्रमोट, अब ज़ाहिर है एक इतना आपने पहले का आंसर दे दिया पहले पार्ट का, दूसरे आप पार्ट में अब हम आएंगे। हिज टीचिंग्स प्रमोटेड जस्टिस, और आपकी जो टीचिंग्स थी, तालीमात थी, उससे क्या हुआ, जस्टिस, अदल इंसाफ को फ़रोग मिला, इक्वालिटी, बराबरी, एंड मोरल वैल्यूज़, और मोरल जो वैल्यूज़ हैं हमारी जो अहलाकी कदरें हैं, ठीक है, ख़वातीन से अच्छा सलूक करना है, हंस के मिलना है दूसरे लोगों के साथ, एंड सो ऑन। तो मॉरल वैल्यूज़ जो हैं उनको फ़रोग गया, विच ट्रांसफार्म्ड सोसाइटी, और इससे क्या हुआ कि उनका वो जो मुआशरा था जहालत वाला, वो ट्रांसफार्म हो गया, चेंज हो गया। बाय किस तरह से, बाय एलिमिनेटिंग ऑप्रेशन, जो जुल्म और ज़्यादती होती थी उसको एलिमिनेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। डिस्क्रिमिनेशन होती है कि भाई तुम तो छोटी ज़ात के हो तो तुम पीछे हट जाओ यहाँ से, इस तरह कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस, यानी गैर अहलाकी जो काम थे वो सारे भी ख़त्म कर दिए गए। तो इस तरह से हमारा पहले का आंसर, क्योंकि देखिए दो पार्ट्स हैं तो दोनों पार्ट्स को हमें आंसर करना है। नंबर 2, हु रेज्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने रेज किया, बड़ा किया, आफ्टर हिज पेरेंट डाइड, एंड हाउ डिड दे इन्फ्लुएंस दैम, और उनका उन पे क्या असर हुआ। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन जल्दी फौत हो गए थे, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है बाद में हज़रत अबुल मतलब ने और अबू तालब ने उनकी परवरिश की थी। तो यही बताना है हमने। आफ्टर द पासिंग ऑफ हिज पेरेंट्स, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज रेज्ड बाय हिज ग्रैंडफादर, उनके दादा ने उनको परवरिश पाई, हज़रत अब्दुल मतलब, एंड लेटर, और बाद में बाय हिज अंकल हज़रत अबू तालिब। ठीक है, दे नर्चर्ड हिम, उन्होंने ज़ाहिर उनकी परवरिश की विद लव एंड केयर, ठीक है, प्यार के साथ, अच्छे तरीके से। टीचिंग हिम, और उनको फिर क्या सिखाया, लीडरशिप क्वालिटीज़, कैसे लोगों को लेके चलना है, उनकी जो विजडम है, जो जहानत है वो, एंड पेशेंस और सब्र उनके अंदर जो है वो आता गया। हिज अंकल्स सपोर्ट, अब ज़ाहिर है बाद में ज़्यादा देर तो हज़रत अबू तालिब रहे थे ना, उनके जो अंकल हैं। हिज अंकल्स सपोर्ट प्लेड अ क्रूशल रोल, तो उनकी जो सपोर्ट थी, उनका एक बड़ा अच्छा किरदार था इन प्रोटेक्टिंग हिम ड्यूरिंग हिज प्रॉफिटहुड। अब ज़ाहिर है जब प्रॉफिटहुड तो उसमें वो बचाने के लिए वो वहाँ पीछे मौजूद थे जब तक वो ज़िंदा थे। तो ये दूसरे का आंसर हम ऐसे तैयार कर लेंगे। नंबर 3 है, व्हाट रोल डिड खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा प्लेड, यानी हज़रत खदीजा ने क्या किरदार अदा किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में, एंड अर्ली डेज़ ऑफ इस्लाम, और इस्लाम के शुरू के दिनों में। अब ज़ाहिर अगेन वही बात है, इस्लाम के शुरू के दिनों में हज़रत खदीजा का ही किरदार था सारा, वही साथ सपोर्ट कर रही थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वाज़ अ सपोर्टिव, वो सपोर्ट करती थी, ठीक है, साथ चलती थी, एंड डिवोटेड, और लगन था, उनकी लगन थी साथ, वाइफ थी उनकी, हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, बड़ा अहम किरदार अदा किया इन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ। शी वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो पहली खातून थी टू एक्सेप्ट इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, एंड एनकरेज्ड हिम, और आपको हौसला अफजाई की ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट अर्ली ईयर्स ऑफ प्रॉफिटहुड। ठीक है, प्रॉफिटहुड के नबूवत के जो शुरू के मुश्किल साल थे उसमें उनकी सपोर्ट की। हर वेल्थ, उनकी जो दौलत थी, एंड मॉरल सपोर्ट, और अहलाकी तौर पे दौलत भी सारी दे दी, और अहलाकी तौर पे जो सपोर्ट थी वो हेल्प्ड, उन्होंने मदद की इन स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का पैगाम फैलाने के लिए। ठीक हो गया, आगे चलें। नंबर 4, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट रेवलेशन, क्या अहमियत थी किसकी, फर्स्ट रेवलेशन, पहली जो वही आई थी। रेवलेशन वही है जो अल्लाह की तरफ से आती है, इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, एंड हाउ डिड इट शेप इस्लाम, यानी पहली वही की अहमियत बतानी है और उसकी वजह से कैसे इस्लाम जो फिर आगे से चेंज हो गया। द फर्स्ट रेवलेशन इन द केव ऑफ हिरा मार्क द बिगिनिंग, उसने निशानी लगा दी किसकी, स्टार्ट की,
कि यानी यहीं से स्टार्ट हुआ है आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिटहुड, उनकी जो नबूवत का जो स्टार्ट है वो इसी जगह से हुआ था, इसी पॉइंट से हुआ था। द एंजल जिब्राइल कन्वेड अल्लाह's मैसेज, हज़रत जिब्राइल ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, इंस्ट्रक्टिंग हिम टू रीड, उनको कहा कि आप पढ़ें, जैसे हमने पीछे पूरा पढ़ा। अब ज़रा सारा नहीं लिखना क्योंकि आंसर छोटा ही होता है। दिस इवेंट, ये जो वाक़या था, इनिशिएटेड, उन्होंने स्टार्ट किया द स्प्रेड ऑफ इस्लाम, इस्लाम का फैलना वहाँ से शुरू हुआ, एंड एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, और इससे क्या पता चलता है कि नॉलेज कितना अहम है, ईमान कितना अहम है, और गाइडेंस जो है अल्लाह की तरफ से जो आ रही थी वो कितनी अहम थी। नेक्स्ट वन, हाउ डिड मक्कन्स लीडर, मक्का के जो लोग थे, मक्का के जो सरदार थे बेसिकली, रिएक्ट टू इस्लाम। अब इस्लाम जब आया है तो उनका जो रिएक्शन था वो क्या था, उनका रद्द अमल क्या था, एंड व्हाट चैलेंजेस डिड अर्ली मुस्लिम फेस, और उनकी फिर वजह से जो शुरू के जो मुसलमान थे, जो पहले पहले मुसलमान हुए, उनको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े, मुश्किलात देखनी पड़ी उनको। द लीडर्स ऑफ मक्का अपोज्ड इस्लाम, अब जितने सरदार थे, अब सरदार है ज़ाहिर है, तो उन्होंने जो है अपोजिशन की थी इस्लाम की, इस्लाम के वो अगेंस्ट गए, एज दे सा इट एज ए थ्रेट टू देयर पावर, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये तो हमारी जो ताकत है उसके ये अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि मुसलमान एक अलग अकीदा है, एक अलग चीज़ हो जाएगी, तो हमारी जो ताकत है उसके खिलाफ जो एक नई ताकत उठ रही है, तो वो एक थ्रेट उन्होंने ख़तरा महसूस किया अपनी पावर के लिए, एंड बिलीव्स, और उनके जो अकायद थे पुराने उनके लिए। अर्ली मुस्लिम्स फेस्ड सवियर परसिक्यूशन, अब ज़ाहिर शुरू के जो मुसलमान थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म व ज़्यादती बर्दाश्त की, सोशल बायकाट भी उनका किया गया, मुआशी बायकाट, ठीक है भाई, इनके साथ ताल्लुक़ ही नहीं रखना, 3 साल रहे थे ना शेब अबी तालब के अंदर, ठीक है, उस तरह से, एंड इवन फिज़िकल टार्चर, और जिस्मानी तशद्दुद भी बिलाल के ऊपर, दूसरों के ऊपर बड़ा तशद्दुद हुआ था। डिस्पाइट दीज हार्डशिप्स, इन मुश्किलात के बावजूद, दे रिमेन्ड स्टेडफास्ट, वो मुस्तकिल मिजाज से खड़े रहे, इन देयर फेथ, अपने वो अकीदे में, लीडिंग टू द इवेंचुअल। अब ज़ाहिर जब शुरू वाले खड़े रहे, अब बात वही होती है, किसी भी काम में शुरू में मेहनत होती है, शुरू में अगर आप मेहनत के ऊपर खड़े हो जाते हैं ना, स्टैंड ले लेते हैं, तो फिर अगला काम आसान होता चला जाता है, और यही काम हर जगह होता है। तो इसमें भी यही था कि शुरू के मुसलमान जब खड़े रहे हैं, उन्होंने वो बर्दाश्त किया है, और डेफिनेटली उनका फिर दर्जा भी बहुत हायर लेवल का है, तो उन्होंने बर्दाश्त किया, फिर दूसरों को भी हौसला हुआ है, तो लोग आते गए, और फिर इस्लाम फैलता चला गया, तो उनकी वजह से ये सारा हुआ। नंबर 6, वाई वाज द हिजरा टू मदीना इम्पॉर्टेंट, मदीना की तरफ जो हिजरत की गई थी वो अहम क्यों है, एंड हाउ डिड इट चेंज इस्लामिक हिस्ट्री, और इस्लाम का जो एक तारीख़ है वो कैसे इसकी वजह से चेंज हो गई। द हिजरा यानी कि माइग्रेशन टू मदीना वाज अ टर्निंग पॉइंट, ये एक अहम संग मील था इन इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामी तारीख़ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था, एक अहम वाक़या था। इट प्रोवाइडेड मुस्लिम्स विद अ सेफ प्लेस, अब ज़ाहिर साहब पहला पॉइंट तो यही था कि मुसलमानों को एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे वो हिफाजत से रह सके, उनको कोई तंग ना करे। मक्का में तो हर टाइम खतरा लगा रहता था, कौन मार जाएगा आके, लेकिन यहाँ पे उनको एक सेफ मुकाम मिल गया कि जहाँ पे वो इजीली रह सकते थे। टू प्रैक्टिस देयर फेथ, अपने अकीदा जो है उसको वो प्रैक्टिस कर सकें, उसको वो इजीली कर सकें, फ्रीली, आसानी के साथ, कोई तंग ना करे। एंड लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट, और वहाँ से फिर क्या हुआ, एक पहली जो इस्लामी रियासत है वो बनी। जैसे इमरान खान कहता होता था इस्लामी रियासत जो मदीना की थी वो हमें यहाँ बनानी है, तो मदीना की जो पहली इस्लामिक रियासत है वो ज़ाहिर है वो मदीना में ही बनी ना, लोग हिजरत करके वहाँ गए, ठीक है, तो फर्स्ट इस्लामिक स्टेट। इट आल्सो फॉस्टर्ड यूनिटी, इस वजह से फिर क्या हुआ, लोग यूनाइट हुए। वो देख रहे हैं अंसार और महाजरीन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई भाई बनाया था, तो उनकी जो आपस में ब्रदरहुड है, यूनिटी है, वो ज़्यादा परवान चढ़ी अमंग मुस्लिम्स, एंड स्ट्रेंथन्ड इस्लाम, और इस्लाम को उन्होंने ताकत बख्शी पॉलिटिकली, सियासी तौर पर भी, और सोशली और मुआशी तौर के मुआशरती तौर के ऊपर भी, ठीक है, इस तरह से। नंबर 7, हाउ डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शो जस्टिस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इंसाफ को दिखाया, एंड फॉरगिवनेस, और मेहरबानी दिखाई, व्हेन रिटर्निंग टू मक्का। ये हमने पढ़ा था ना ट्रांसलेशन करते हुए कि वहाँ पर उन्होंने इंसाफ भी दिखाया है और रहम दिली भी दिखाई थी, जब मक्का के ऊपर उन्होंने रिटर्न वापस कब्ज़ा कर लिया था। मक्का से देखें पहले हिजरत करके जा रहे हैं मदीना कि भाई निकलो यहाँ से, और फिर बाद में जब पावर आई है तो फिर वही सारा मक्का जो है उनके ज़ेरे कंट्रोल आ गया।
और जो लोगों ने जुल्म बर्दाश्त वो किया हुआ ज़्यादती की हुई है उनके लिए फिर ज़ाहिर है वो फॉरगिवनेस की, उन्होंने माफ़ी का ऐलान किया। सो व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिटर्न्ड टू मक्का, जब नबी करीम से मक्का वापस आए आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन, यानी कि कई सालों की ये जो क्या कहते हैं जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त करने के बाद, ही शोड इमेंस जस्टिस, उन्होंने बहुत ज़्यादा अदलो इंसाफ दिखाया एंड फॉरगिवनेस दिखाई, मेहरबानी दिखाई, माफ़ करना दिखाया। इंस्टेड ऑफ सीकिंग रिवेंज, बदला लेने के बजाय, ही ग्रांटेड एमनेस्टी, आपने पनाह दे दी टू द पीपल ऑफ मक्का, मक्का के लोगों को। ये ज़ाहिर बार बार हमने पढ़ी हुई है बात कि जो कोई खाना काबा में और जो कोई अबू सफ़ियान के घर में पनाह ले लेगा तो उसको जो है वो अमान दे दी जाएगी। देयर इज़ नो ब्लेम ऑन यू टुडे, आज आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, मैं कोई पुरानी बात नहीं करूँगा। दिस एक्ट ऑफ मर्सी, ये जो रहमदिली का एक काम था, वन मैनी हार्ट्स, बहुत से दिलों को उन्होंने जीत लिया, एंड लेड टू मास कन्वर्जन टू इस्लाम, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है, मास कन्वर्जन होता है बहुत ज़्यादा मुसलमान होने शुरू हो गए थे लोग। नंबर 8, आखिरी वाला सवाल है शायद, व्हाट वर द की मैसेज, जो बुनियादी पैगाम है वो क्या था ऑफ द फाइनल सरमन, जो आखिरी खुतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, एंड वाई आर दे स्टिल रेलिवेंट टुडे, और वो जो आखिरी खुतबा है आज भी क्यों इतना अहम है, आज के माहौल के लिए भी वो कितना अहम है। द फाइनल सरमन एम्फसाइज्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, जो आखिरी खुतबा था, फाइनल सरमन, आखिरी खुतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एम्फसाइज्ड, उसने जोर दिया, वो किसके ऊपर, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इंसाफ के असूलों के ऊपर, इक्वालिटी, बराबरी, मसावात के ऊपर, एंड ह्यूमन राइट्स, और इंसानों के जो हकूक़ हैं उसके ऊपर। और ज़ाहिर है यही बातें आजकल के लिए भी लागू होती हैं। इट डिक्लेयर्ड, इसने ये ऐलान किया, इस खुतबे ने ऐलान किया, दैट ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल, तमाम इंसान बराबर हैं, रिगार्डलेस ऑफ रेस और स्टेटस, कि जो भी आपकी नस्ल है, जो भी आपका रुतबा है, मुकाम है, वो सारे इंसान बराबर हैं। वुमेन राइट्स, ख़वातीन के जो हकूक़ हैं, शुड बी रिस्पेक्टेड, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, एंड मुस्लिम्स शुड फॉलो द कुरान एंड सुन्ना, और मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के ऊपर चलना चाहिए। दीज टीचिंग्स, ये जो टीचिंग्स हैं, ये जो हदायत हैं, रिमेन्स रेलिवेंट, वो आज के लिए भी ठीक हैं टुडे, एज दे प्रमोट पीस जस्टिस, क्योंकि इसकी वजह से, इन पॉइंट्स की वजह से माशरे में पीस आती है, अमन आता है, जस्टिस, अदल व इंसाफ आता है, एंड हारमनी, और सारे मिलजुल के रह रहे होते हैं उस सोसाइटी के अंदर। तो ये हमारे तो सवालों के जवाब हो गए। अब बाकी जो एक्सरसाइज, अब देखें एक्सरसाइज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका पेपर आना है वो एक्सरसाइजेज के हिसाब से आना है। अब पेपर का पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखें इसी तरह की एक्सरसाइजेज उसने 6, 7, 8 में भी दी हुई हैं, 9, 10 के अंदर भी इसी तरह से दी हुई हैं, और अब आपका भी है। तो पेपर जो है वो डेफिनेटली इसी तरह से बनेगा। अगर आप एक्सरसाइजेज को अच्छी तरह से करेंगे तो आपका बहुत अच्छे वाला पेपर अटैम्प्ट हो सकता है, क्योंकि पुराना तरीका ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, तो अब ये देखें, अब ये है वोकैबुलरी एंड ग्रामर। अब यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है कि यहाँ हमें उसने कुछ सेंटेंस दिए हुए थे, और उन सेंटेंसों के अंदर कुछ लफ्ज़ हैं। वो कहता है ये जो लफ्ज़ है ना, इनके मीनिंग्स बताएं कि क्या बनते हैं। ठीक है, वो वैसे तो उसने कहा है कि एक दफ़ा वैसे आप गैस करेंगे क्या है, फिर एक दफ़ा आप डिक्शनरी में लेके जाएं, वहाँ डिक्शनरी में देखें क्या है, फिर आपका गैस क्या है और डिक्शनरी का क्या देखें मैच होता है कि नहीं। अब ज़ाहिर हम बेसिकली तो हमने उसका मीनिंग लेना है ना, तो वो मैंने आपको सामने लिख दिया। अब देखें पहले में हाइपोथेसिस लिखा हुआ है। हाइपोथेसिस बेसिकली एक नज़रिया होता है जो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ। ये मैथ के अंदर, ये मैंने 9th वालों का मैथ है उसमें मैं करवा रहा था उनको, और अभी ज़ाहिर है आपका भी जो मैथ आएगा उसमें भी शायद ये आ जाए। तो हाइपोथेसिस जो है ये साइंस के अंदर होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट होती है कि जिसके ऊपर आपका बिलीव होता है कि ये सही होगी, लेकिन अभी उसको टेस्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, एक्चुअल प्रैक्टिकली टेस्ट नहीं हुआ, तो उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। तो देखें लिखा हुआ है द साइंटिस्ट हाइपोथेसिस, जो साइंसदान है उसने ये जो हाइपोथेसिस बनाया है वाज वाइडली एक्सेप्टेड, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको समझ लिया कि हाँ ये सही है, बिकॉज इट वाज सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव रिसर्च, क्योंकि ये जो हाइपोथेसिस उसने बनाया था उसके पीछे बहुत ज़्यादा उसने रिसर्च की थी। ठीक है, तो ये देखें हाइपोथेसिस वर्ड है तो मीनिंग क्या है, मैंने ज़ाहिर डिक्शनरी से लिया। अ प्रपोजिशन, एक बात, एक ख्याल, एक सेंटेंस, मेड एज ए बेसिस, जो बुनियाद बनती है फॉर रीजनिंग, जिसके आगे से बात निकल सकती है, जो लॉजिकली एक बात से अगली बात बनती है, तो इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। आगे है एम्बिशियस। एम्बिशियस कहते हैं कि एक बंदा पूरे जोश जज्बे के साथ अपने एम को हासिल करने की कोशिश करता है। हर एम्बिशियस प्लान टू स्टार्ट
स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, उसका एक ये एम्बिशियस प्लान था कि वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करे। इम्प्रेस्ड एवरीवन इन द मीटिंग, मीटिंग में सारे जो है उससे बड़े इंप्रेस हुए। तो एम्बिशियस वर्ड है, उसका मीनिंग होगा हैविंग स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। एक बंदा है उसके अंदर हैविंग स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, बहुत मजबूत, ज़्यादा हैवी किस्म की उसके अंदर डिटर्मिनेशन है, अज़्मो इस्तक़लाल है उसके अंदर टू सक्सीड, कि मैंने कामयाब होना है। तो ये इसका मतलब। आगे है एक्सक्विजिट। अब हाली मैं यही पढ़ देता हूँ। एक्सक्विजिट का मीनिंग है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का, एक्सट्रीम ब्यूटी, डेलिकेसी, एक्सट्रीम डेलिकेसी, ठीक है। तो ब्यूटीफुलनेस के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। और मेटिकुलस, मेटिकुलस होता है छोटी छोटी बात पे ध्यान देना। ग्रेट अटेंशंस टू डिटेल्स, छोटी छोटी बात पे ध्यान देना। और आगे आखिरी वर्ड है एलोक्वेंट, और एलोक्वेंट भी 9th क्लास के अंदर ये वर्ड आता होता था पहले। तो एलोक्वेंट होता है फसाहत व बलागत, उर्दू में इसको हम कहते हैं। यानी कि आप जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं वो लैंग्वेज के ऊपर आपको अबूर हासिल हो। उर्दू में कर रहे हैं तो उर्दू में हो, इंग्लिश है तो इंग्लिश में हो। तो फ्लुएंसी इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, आपको बोलने में लिखने में फ्लुएंसी हो, आपको प्रॉब्लम ना हो, आपकी जो वोकैबुलरी है बड़ी स्ट्रांग हो, तो उसको कहते हैं वो बंदा जो बड़ा एलोक्वेंट है, ठीक है। इस तरह से इसके मीनिंग्स हो जाएंगे। आगे भी उसने एक दिया हुआ इस तरह से, कहता है राइट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गिवन वर्ड। ये कहता है वर्ड्स लिखे हुए एडवोकेट, एनालाइज, क्रिएट और एजुकेट। तो कहता है उसकी शक्लें बनाएं। अब देखें ग्रामर आपको सिखाई जा रही है, मैं भी सीख रहा हूँ साथ साथ। कि कहता है उसको नाउन की फॉर्म में ये जो लफ्ज़ है कैसे इस्तेमाल होगा, उसका नाउन लफ्ज़ कैसे बनता है, वर्ब की फॉर्म में वो लफ्ज़ कैसे बन जाएगा, और एडजेक्टिव की फॉर्म में। नाउन क्या होता है, नाम होता है, ठीक है। वर्ब होता है काम, ठीक है, काम के लिहाज से। और एडजेक्टिव होता है जिसमें उसकी ना खूबी बयान की जा रही होती है किसी चीज़ की। तो ये लफ्ज़ इन तीनों जगहों पे कैसे फिट बैठता है और उसका सेंटेंस भी बनाए, तो ये बड़ा अच्छा, ये देखें नीचे मैंने बनाया हुआ है। तो एडवोकेट लफ्ज़ है, उसकी नाउन फॉर्म एडवोकेट ही होती है। और इसका मतलब क्या होता है, समवन हु सपोर्ट, जो किसी की सपोर्ट करता है, किसी की फेवर में बोलता है। अब जुमला, असल काम ये था कि जुमला बनाना है हमने। तो एडवोकेट के नाउन फॉर्म का जुमला, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट, वो एक मजबूत एडवोकेट है। एडवोकेट एक किस्म का, देखें यहाँ पे वो आ गया, वकील टाइप आ गया, ठीक है ना, नाम बनाया जा रहा है एक चीज़ का। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, के माहौल की जो बेहतरी है उसकी एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट है। अब देखें ना, एडवोकेट एक किस्म, यहाँ पे जब हम ये जुमला पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है एक पर्सन खड़ा हुआ है, एक आदमी खड़ा हुआ है, एक इंसान खड़ा हुआ है जो क्या कर रहा है, माहौल की हिफाजत के लिए बातें कर रहा है। तो यहाँ पे नाउन की जो शक्ल है वो उसकी आ रही है। तो वर्ब फॉर्म, वहाँ पे भी एडवोकेट वर्ड ही होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल जुमले में कैसे होगा वो देखें। ही एडवोकेट्स फॉर बेटर हेल्थ केयर पॉलिसीज़, वो एडवोकेट कर रहा है कि हेल्थ केयर की जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छी होनी चाहिए, सेहत की जो सहूलियात हैं उसकी जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो अच्छी हों। अब यहाँ पे वो एडवोकेट कर रहा है, यानी मशवरा दे रहा है। ही एडवोकेट्स फॉर बेटरमेंट, तो वो मशवरा दे रहा है, ठीक है, वो एक काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ काम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से। और फिर एडजेक्टिव फॉर्म, जाहिर है जहाँ पे एडजेक्टिव में क्या होता है कि वो किसी चीज़ की खूबी बन रही होती है, प्रॉपर्टी बन रही होती है, वो लफ्ज़ बन रहा होता है, तो एडजेक्टिव उसको कहते हैं। तो यहाँ एडवोकेटिव ये वर्ड बन जाएगा। एडवोकेट जो वर्ड है एडवोकेटिव। अब देखें एग्जाम्पल, हर एडवोकेटिव स्पीच, उसने स्पीच की है कौन सी वाली, एडवोकेटिव। अब स्पीच को एक्सप्लेन कर रहा है एडवोकेटिव, तो ये देखें ना, फिर ये वो आ गया ना एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की प्रॉपर्टी ही ये है, ये किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, किसी चीज़ की प्रॉपर्टी बन जाता है। तो ये एडवोकेट प्रॉपर्टी बन रहा है किसकी, स्पीच की। कि स्पीच जो है वो बड़ी एडवोकेटिव थी, यानी मशवरा देने वाली थी, ठीक है। हर एडवोकेटिव स्पीच इंस्पायर्ड मैनी टू जॉइन द कॉज, ठीक है, इस तरह से करके। तो आगे एनालाइज करना। अब एनालाइज की नाउन फॉर्म भी एनालाइज ही है। अब नाउन फिर वही बात ज़हन में बार बार लाना है कि ये पर्सन होगा, कि चीज़ होगी जिसका नाम रखा जा रहा है। द साइंटिस्ट प्रेजेंटेड अ डिटेल्ड एनालिसिस। अब देखें एनालिसिस, साइंसदान ने एक डिटेल्ड क्या पेश किया, एनालिसिस पेश किया। अब ज़ाहिर है फिर एनालिसिस पेश किया जा रहा है। एनालिसिस होता है किसी चीज़ को समझ के बयान करना। तो एनालिसिस पेश किया है, तो अगेन लग रहा है कि कोई चीज़ थी जो पकड़ के पेश की है, तो वो नाउन हो गई ना।
ठीक है, एनालिसिस ऑफ द डाटा। तो वर्ब फॉर्म एनालाइज इसको कहते हैं। अब इसमें भी काम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा, द टीम विल एनालाइज, टीम एनालाइज करेगी। अब यहाँ पे काम आ रहा है ना, एनालाइज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। और एडजेक्टिव में जहाँ पे प्रॉपर्टी उसने बनना है, शी हैज़ एन एनालिटिकल माइंड। अब देखें उसके आगे की चीज़ होती है, पीछे वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। माइंड है किस तरह का, एनालिटिकल माइंड है। एंड एक्सेल्स एट सॉल्विंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, सेंटेंस पूरा कर लेना। आगे वर्ड है क्रिएट। अब क्रिएट होता है कोई चीज़ बनाना, तो इसके जो नाउन फॉर्म होगी क्रिएशन। जैसे हम क्रिएशन है अल्लाह ताला की, तो हम एज ए क्रिएशन है, तो हम एज ए नाउन के तौर पे यूज़ होंगे। द आर्टिस्ट लेटेस्ट क्रिएशन, जो आर्टिस्ट ने नई ताज़ा तरीन जो क्रिएशन बनाई है, तो ज़ाहिर उसकी कोई पेंटिंग होगी, कोई और चीज़ होगी, कोई मुजस्मा होगा, तो वो जो चीज़ है एज ए नाउन हो जाएगी। द आर्टिस्ट लेटेस्ट क्रिएशन वाज डिस्प्लेड इन द गैलरी। आगे वर्ब की फॉर्म क्रिएट होती है, ये क्रिएट ही रहेगी। द शेफ, अब वर्ब है काम होगा। द शेफ क्रिएटेड अ यूनिक, अब देखना शेफ ने एक यूनिक डिश क्रिएट की, तो क्रिएट की ना, कोई काम किया, ठीक है। तो इस तरह से द शेफ क्रिएटेड अ यूनिक डिश यूजिंग लोकल इंग्रेडिएंट्स। और एडजेक्टिव फॉर्म में क्रिएटिव, अब क्रिएटिव माइंड हो सकता है, क्रिएटिव पर्सन हो सकता है, तो ये माइंड को, पर्सन को वो क्रिएटिव एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो ये उसके साथ जो है वो एडजेक्टिव लग गया, ठीक है। द डिज़ाइनर इज़ नोन फॉर हर क्रिएटिव अप्रोच। अब किसके साथ क्रिएटिव लग गया, अप्रोच के साथ, कि उसका जो तरीकाकार है वो क्रिएटिव है, तो तरीकाकार को एक्सप्लेन कर रहा है एडजेक्टिव हमारा क्रिएटिव, एंड सो ऑन। एजुकेट वर्ड, अब एजुकेट की जो नाउन फॉर्म है वो एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन वर्ड बनाएंगे तो फिर वो कोई चीज़ बनेगी, किसी चीज़ का नाम बनेगा। अब जब हम कहते हैं एजुकेशन, तालीम, तो तालीम वैसे तो फिजिकली नज़र नहीं आ रही, लेकिन किसी चीज़ का नाम हो गया ना, ठीक है। इसी तरह से, क्योंकि नाम ज़ाहिर है, इसी तरह से आर्टिफिशियल चीज़ों के भी होते हैं नाम, ठीक है। तो बहरहाल, तो एजुकेशन, असेस टू क्वालिटी एजुकेशन, अब एजुकेशन का कोई भी जुमला बना ले, असेस टू क्वालिटी एजुकेशन इज़ असेंशियल फॉर डेवलपमेंट। तालीम तक रसाई जो है हर तरह के इंसान की होनी चाहिए। वर्ब फॉर्म एजुकेट, अब यहाँ पे जब मैं किसी को, अब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं एजुकेट कर रहा हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। द प्रोग्राम एम्स टू एजुकेट यंग पीपल, तो जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है वो क्या कर रहा है, एजुकेट कर रहा है यंग पीपल को, तो यहाँ पे काम आ गया उसका। और एडजेक्टिव फॉर्म एजुकेटिव, एडुकेटिव यानी ऐसी चीज़ जो एजुकेटिव है, ठीक है। अब वो उसके साथ आएगा। द म्यूजियम विजिट वॉज बोथ फन एंड एजुकेटिव। अब देखें ना, एडुकेटिव कौन है, म्यूजियम विजिट, कि जो म्यूजियम को विजिट किया है वो एजुकेटिव है, तो एडुकेटिव जो है वो म्यूजियम फन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो फिर जाहिर है कि ये हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ये सवाल हमारा ये भी डन हो गया। अगले क्वेश्चन में कहता है यूज डिक्शनरीज, ग्लॉसरीज एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज टू फाइंड एंड राइट द डेफिनेशन, प्रोनाउंसिएशन एंड पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द गिवन वर्ड। ये 4-5 वर्ड उसने दिखे हुए हैं। कहता है एक तो इनके आपने मीनिंग्स बताने हैं, फिर इनकी प्रोनाउंसिएशन भी बतानी है, और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, जो हम बोलते हैं तो उसमें जो जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसके हमने डिफरेंट नाम रखे हुए हैं। भाई ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ ये होती है, ये वर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, एंड सो ऑन, डिफरेंट तरह प्रपोजिशन है, तो उनको पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये ज़रा अगेन हमने लिखा है पैट्रियाटिक। पैट्रियाटिक किसको कहते हैं, पैट्रियाटिक का मीनिंग क्या है, मुहिब्बुल वतनी, मुहिब्बुल वतन होना कोई बंदा। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, डिक्शनरी डेफिनेशन, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग लव, फील करना, लव को फील करना, जाहिर है अपने वतन के, ठीक है, और एक्सप्रेस भी करना, ठीक है, डिवोशन, लगन को शो करना, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और एक सही तरह की जो सपोर्ट है फॉर वंस कंट्री। असल बात यह है कि कंट्री के लिए। प्रोनाउंसिएशन जो है पेट्रियोटिक, अब ये ज़रा मुश्किल होता है मेरे लिए भी बोलना, ठीक है। वो 4 पार्ट्स उसने बना दिए हैं प्रोनाउंसिएशन के, कि इसको बोलना कैसे चाहिए, पेट्रियोटिक ऐसे करके। तो बहरहाल पार्ट ऑफ स्पीच ये क्या चीज़ है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी चीज़ की एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, द पैट्रियाटिक क्राउड, देखे ना, क्राउड को हम बता रहे हैं कि वो पैट्रियाटिक है, ठीक है। तो क्राउड को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो डेफिनेटली एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज होगा। द पैट्रियाटिक क्राउड चीयर्ड लाउडली एंड सो ऑन, इस तरह से। डिकेइंग, डिकेइंग होता है कोई चीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जा रही है। द प्रोसेस ऑफ रॉटिंग, रॉटिंग होता है गलना सड़ना,
तो रॉटिंग का प्रोसेस जो है, आर डीकम्पोजिंग या उसका टूट फूट का उसका शिकार होना, डिक्लाइनिंग इन क्वालिटी या क्वालिटी का कम होते चले जाना, पावर का कम होते चले जाना, और विगर या आपके अंदर जो लगन थी उसका कम होते चले जाना। ये डिकेइंग हर जगह हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। प्रोनाउंस कैसे करें? डिकेइंग, डिकेइंग, ठीक है, ऐसे तो 3 पार्ट बना रहा है, डिकेइंग। असल ये मुझे हमेशा ये हंसने वाली चीज़ें लगती है, प्रोनाउंसिएशन। ये वैसे प्रोनाउंसिएशन ठीक है, चूँकि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, वरना ये है कि प्रोनाउंसिएशन आम तौर पे इतनी मैटर करती नहीं है। अब इंडियन लोग जो हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन देखें कितनी अजीबोगरीब सी होती है, लेकिन वो छाए हुए हैं, ठीक है, गूगल के अंदर पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियों के वो CEO लगे हुए हैं बाकायदा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन नॉर्मल होती है। लेकिन बहरहाल चले, प्रोनाउंसिएशन साथ आ रही है तो कर लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, अब ये जो डिकेइंग वर्ड है ये बेसिकली वर्ब है, ये काम के अंदर आएगा, ठीक है। द डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइडेड न्यूट्रिएंट फॉर द सॉइल। तो वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एडजेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप करें तो दे एक्सप्लोर द डिकेइंग रॉइंस, ठीक है। रॉइंस होते हैं वो जो खंडरात होते हैं, तो वो जो डिके कर रहे हैं, तो खंडरात डिके कर रहे हैं, तो उसको एज ए एडजेक्टिव के तौर पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लिटर, लिटर होता है ये जो गंदगी हम फैलाते हैं, गंद कूड़ा फैला देते हैं, तो ये डेफिनेशन एज ए नाउन डेफिनेशन भी बन सकती है और एज ए वर्ब भी डेफिनेशन बन सकती है। नाउन ज़ाहिर है ट्रैश और वेस्ट मटेरियल लेफ्ट इन एन ओपन एंड सो ऑन, जो रूढ़ी लगा देते हैं हम। और वर्ब के तौर पे ये लिटर क्या होगा? टू स्कैटर ऑब्जेक्ट्स आर ट्रैश इन अ डिसऑर्डरली मैनर, ठीक है, कि वो चीज़ें ये इधर फेंक दी, उधर फेंक दी, इधर फेंक दी, तो ये एज ए वर्ब के तौर पे भी। तो इसको कैसे पढ़ना है? प्रोनाउंसिएशन लिटर, लिटर, ठीक है, लिटर जाहिर है। और पार्ट ऑफ स्पीच नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, और दोनों की एग्जाम्पल सेंटेंस भी हमने लिख दी है। नाउन के तौर पे द पार्क वॉज कवर्ड इन लिटर, लिटर से भरा हुआ था, तो लिटर मतलब कि वो जो कूड़ा पड़ा हुआ है, तो उसको एज ए नाम हमने दे दिया उसको। और वर्ब के तौर पे प्लीज़ डू नॉट लिटर द स्ट्रीट्स, तो जहाँ पे वही बात है कि स्ट्रीट्स को लिटर ना करो, यानी लिटरिंग एक काम आ गया यहाँ पे कि ये वाला लिटरिंग ना करो तुम, ठीक है, तो उसको काम के तौर पे वर्ब के तौर पे भी लिख सकते हैं। एक्साइटमेंट, पुरजोश होना, तो डेफिनेशन क्या है? अ फीलिंग ऑफ ग्रेट एंथुसिज्म, ठीक है, आपके अंदर जोश और जज्बा है, ग्रेट ज़्यादा फीलिंग उसकी आ रही है। ईगरनेस, ठीक है, अगेन पुरजोश, जल्दी जल्दी कोई चीज़ करनी है। एंटिसिपेशन, या हम देख रहे हैं ये चीज़ आएगी, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, कल ऐसे होगा, रिजल्ट आने वाला है, एक्साइटमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन। और प्रोनाउंसिएशन क्या है? आप देखें ना, अजीब सा होता है, एक्साइटमेंट, ओके, जैसे भी है, आप खुद देख लें कैसे बनता है। पार्ट ऑफ स्पीच, डेफिनेटली ये नाउन है, ठीक है, नाम है किसी चीज़ का, ठीक है। द चिल्ड्रंस वर फिल्ड विद एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट से भरे हुए थे, तो एक्साइटमेंट एज ए नाम के तौर पे हम उसको ले रहे हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द स्कूल ट्रिप जा रही है। आगे वर्ड है जेस्चर। जेस्चर होता है कोई आप कोई चीज़ करके दिखा रहे होते हैं, कोई इशारा कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह से मीनिंग आएगा। सो डेफिनेशन एज ए नाउन और एज ए वर्ब भी है। नाउन के तौर पे अ मूवमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी की मूवमेंट, जैसे ऐसे आईब्रोज हम ये जेस्चर दे रहे हैं ऐसे ठीक है, तो अ मूवमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी की मूवमेंट हो सकती है, स्पेशली द हैंड्स, हाथों की, जैसे मैं हाथ ऐसे ऐसे कर रहा होता हूँ तो हाथों के जेस्चर दे रहा हूँ। टू एक्सप्रेस एन आइडिया, के एक आइडिया देने के लिए, और मीनिंग या कोई मतलब बताने के लिए। एन एक्शन परफॉर्म्ड टू कन्वे अ फीलिंग, एक ऐसा एक्शन जिसकी हम अपनी फीलिंग कोई बता रहे होते हैं, ठीक है, और कोई इंटेंशन भी बता रहे होते हैं। और वर्ब के तौर पे टू मेक अ जेस्चर, जेस्चर हम करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन जेस्चर, जेस्चर, ओके। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, दोनों के हमने सेंटेंस भी बना दिए। एज ए नाउन क्या होगा? शी मेड अ जेस्चर, उसने एक जेस्चर बनाया, तो यहाँ पे हम नाम कह रहे हैं। जेस्चर ऑफ अपॉलॉजी, जैसे हम कहते हैं भाई ऐसे, तो जेस्चर ऑफ अपॉलॉजी बाय रेजिंग हर हैंड्स। एग्जाम्पल सेंटेंस एज ए वर्ब, वर्ब के तौर पे ही जेस्चर्ड टूवर्ड द डोर, डोर की तरफ उसने इशारा किया, तो यहाँ पे काम आ गया उसका, एंड सो ऑन। तो नाउन और वर्ब के तौर पे उसको हमने देखना। अच्छा, नेक्स्ट उसने ना बुक के ऊपर ही एक्सरसाइज वाला जो पोर्शन है उसके अंदर ही ना ये कुछ समझाया हुआ है, तो मैंने वहीं से पूरा कॉपी करके इधर रख लिया ताकि बार बार उधर ना मुझे जाना पड़े। तो इसको कहते हैं कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन। अब इनके मीनिंग बड़ी मज़ेदार चीज़ है, मैंने भी पढ़ा है, इसको मज़ा आया। डेनोटेटिव मीनिंग क्या है? द लिटरेरी और प्राइमरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड, एक ऐसा लफ्ज़, एक लफ्ज़ कोई भी जिसका डिक्शनरी मीनिंग जो होता है उसको हम डेनोटेटिव वर्ड का मीनिंग कहते हैं उसका। लेकिन ना डेनोटेटिव मीनिंग है मतलब, किसी लफ्ज़ का मतलब क्या है।
तो जो डिक्शनरी में मतलब होता है, मेक का मतलब होता है बनाना, ठीक है, अब ये डिक्शनरी का मतलब है उसका, तो डेनोटेटिव का मतलब होगा जो डिक्शनरी मीनिंग दे रही है वो, और कनोटेटिव ये है कि जब उसका हम सोसाइटी के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इस्तेमाल करते करते क्या मतलब बन जाता है उसका, ठीक है। तो ये दो मीनिंग, डबल मीनिंग जैसे हो जाते हैं चीज़ों का। द इमोशनल और कल्चरल एसोसिएशन विद द वर्ड, कि आपका इमोशनल कॉन्टैक्ट उसके साथ क्या है, या कल्चर आपकी सोसाइटी में उस लफ्ज़ का क्या मतलब लिया जा रहा है, ठीक है। द इम्प्लाइड और सजेस्टेड मीनिंग, और उसने एग्जाम्पल देखें दी हुई, जैसे स्नेक है, अब स्नेक सांप को कहते हैं तो डेनोटेटिव मीनिंग रेप्टाइल है, रेंगने वाला, विद अ लॉन्ग स्लेंडर बॉडी, इस तरह से वो बॉडी उसकी होती है। तो स्नेक को ही हम डिफाइन कर रहे हैं ना, एक्चुअल जो उसकी डिक्शनरी का मीनिंग है, तो डेनोटेटिव मीनिंग यही होगा जो एक्चुअल है। लेकिन उसका देखें कॉनोटेटिव मीनिंग हम कहते हैं समथिंग डेंजरस और ट्रस्टवर्दी, अनट्रस्टवर्दी, यानी कि एक ऐसा बंदा, अब एक बंदे को हम कहते हैं ये तो स्नेक है, सांप है पूरा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये बंदा बड़ा डेंजरस है, ख़तरनाक है, ठीक है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो जाहिर है कि उस बंदे को हम उस मीनिंग में ले गए हैं, तो कल्चरल मीनिंग जो है वो देखें आ गया उसका। इसी तरह होम है, उसका मीनिंग हुआ प्लेस वेयर वन लिव्स, लेकिन कनोटेटिव अ प्लेस ऑफ कंफर्ट। अब जाहिर है जब होम लफ्ज़ हम कहेंगे भाई उसका मतलब है सुकून आ जाएगा वहाँ पे जाके, वार्मथ और सेफ्टी हमें मिलेगी, तो ये उसका मीनिंग है, कल्चरल मीनिंग आ गया। चाइल्डिश, बिहेवियर लाइक अ चाइल्ड, बच्चे की तरह का रवैया, लेकिन उसमें फिर अगर जुमले में सेंटेंस में आएंगे तो हम कहेंगे इमेच्योरिटी है, यानी कोई बंदे को हमें तुम तो बड़े चाइल्डिश हो, यानी कि उसका जो रवैया है वो बच्चों वाला है, बिहेवियर सिली बिहेवियर है, अच्छा बिहेवियर नहीं है, एंड सो ऑन। तो ये सारी उसने दी हुई हैं। तो स्नेक का भी, होम का भी, ये सारा बता दिया हमने, लेकिन साथ उसने ये कहा हुआ था चूज़ एनी 4 वर्ड्स, कोई से 4 अल्फाज आप लें अपनी चॉइस के, एंड राइट ईच वर्ड, और उनका भी ये दोनों चीज़ें बताएं। तो ये हमने लिखे हैं 4 वर्ड। कोल्ड, कोल्ड ज़ाहिर ठंडी चीज़ को कहते हैं। द वाटर इन द लेक, अब ज़ाहिर उसको वो मीनिंग्स बताने हैं ना जुमले में बना के, तो डेनोटेटिव मीनिंग में द वाटर इन द लेक वाज एक्सट्रीमली कोल्ड, सीधा सीधा कि पानी जो है वो नदी के अंदर जो है बहुत ही ठंडा था। कोल्ड एज ए कोल्ड यूज़ हुआ है, डेनोटेटिव यूज़ हुआ है। लेकिन कॉनोटेटिव यूज़ जब होना है कोल्ड का, हर कोल्ड रिस्पॉन्स मेड इट क्लियर, ठीक है, उसका रिस्पांस बड़ा कोल्ड था, ठंडा रिस्पांस था, यानी पता चल रहा था कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। हर कोल्ड रिस्पांस, अब यहाँ पे वो ठंडा, एक्चुअल वाला ठंडा हाथ लगा के ठंडे वाला थोड़ी होना है। हर कोल्ड रिस्पांस मेड इट क्लियर शी वाज एंग्री विद हिम, विद मी या विद हिम, जो भी है। फायर, आग, डेनोटेटिव ज़ाहिर एज ए आग के तौर पे उसको यूज़ करेंगे। द कैंप फायर केप्ट अस वार्म ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है, रात के टाइम हमने जो कैंप में फायर लगाई हुई थी उस फायर ने हमें गर्म रखा, तो फायर एज ए फायर ही यूज़ हुई है आग के तौर पे। डेनोटेटिव, द फायर इन हिज हार्ट, उसके दिल के अंदर जो वो आग लगी हुई थी, ठीक है, इस तरह से वो जुमला बन रहा है, तो वो उसका जो है वो कॉनोटेटिव मीनिंग जो है वो आ जाएगा। आगे लाइट, लाइट रोशनी को कहते हैं। डेनोटेटिव मीनिंग जो सिंपल मीनिंग है, द रूम वाज ब्राइट बिकॉज ऑफ द सनलाइट, सूरज की रोशनी आ रही है, वो कमरा जो है वो रोशन है। कॉनोटेटिव, हर काइंड वर्ड्स ब्रॉट लाइट इनटू माय डार्केस्ट डेज, उसके जो ये अच्छे अल्फाज थे, ब्राइट वर्ड्स, ठीक है। अब देखें ना वो यहाँ पे लाइट वो उसमें आ गया इस तरह से, ठीक है, तो ये सोसाइटी का वर्ड उस तरह से आ गया। रोज़, रोज़ कहते हैं हम फूल को। डेनोटेटिव, शी प्लांटेड अ रेड रोज़, सिंपल सीधा सीधा कि भाई उसने एक प्लांट लगा दिया रेड रोज़ का। और कॉनोटेटिव, हिज लव फॉर हर वाज लाइक अ रोज़, ठीक है, वो एक रोज़ की तरह है उसका प्यार, एंड सो ऑन, इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे वो कहते हैं अप्लाइंग ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, ग्रामर जो है उसका इस्तेमाल कैसे होगा। अब यहाँ उसने ना एक पैराग्राफ हमें दिया है और कहता है इस पैराग्राफ में जो लफ्ज़ यूज़ हुए हुए हैं उनके पार्ट ऑफ स्पीच बताते जाएं कि ये जो लफ्ज़ है ये किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, एंड सो ऑन, इस तरह से। द यंग बॉक्सर ट्रेंड इंटेंसिवली, ये सारा लिखा हुआ है। अब देखें उसको एक एक करके उसको लहदा किया है। दा ज़ाहिर आर्टिकल होता है, ठीक है। यंग एडजेक्टिव है, क्योंकि किसको हम कह रहे हैं, बॉक्सर को, और बॉक्सर जो है वो एक एज ए नाउन है, नाम है। ट्रेंड, उसने काम किया, तो ट्रेंड ये भी एज ए वर्ब के तौर पे, क्योंकि काम हो रहा है ना, ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेंड वर्ब हो गया। इंटेंसिवली,
हैवी किस्म की ट्रेनिंग है तो इंटेंसिवली पीछे वाली चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है तो एडवर्ब हो जाएगा। इन जो है वो प्रपोजिशन है, ठीक है। द फिर आर्टिकल आ गया, देख रहा पूरा सेंटेंस वही है, द यंग बॉक्सर ट्रेंड इंटेंसिवली, लेकिन एक एक वर्ड का जो है हमने साथ लिख दिया कि ये चीज़ क्या है। द आर्टिकल है, लोकल एडजेक्टिव है, क्योंकि लोकल किसको कर रहा है एक्सप्लेन, जिम को कर रहा है, जिम नाउन है, इस तरह से आप करें। हिज है तो हिज प्रोनाउन होता है क्योंकि वो उस बंदे के नाम की जगह पे यूज़ हो रहा है, उसको प्रोनाउन कहते हैं। पावरफुल है एडजेक्टिव है, पंचीज फिर नाउन है, पंचीज किसी चीज़ को कह रहे हैं। स्ट्रक होता है वर्ब है। तो ये सारा आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आराम से पढ़ें क्योंकि यही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। एक चीज़ ये है कि ये द आर्टिकल है इसको हम डिटरमाइनर भी कहते हैं, तो आर्टिकल कह रहे हैं डिटरमाइनर कह लें, एक ही बात है इसकी। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखें ये 6-7 चीज़ें ही हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, ठीक है, यही सारा कुछ है, घूम फिर के आ रहा होता है। कंजक्शन भी है, कंजक्शन जो जोड़ता है, ये जैसे यहाँ नीचे एज है, क्योंकि एज जो है वो पिछले जुमले का अगले जुमले को जोड़ रहा होता है, उसको कंजक्शन भी कहते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। यही सारा कुछ है इसके अंदर। तो इसको ज़रा आराम से एक दफ़ा देख लें, सारा समझ लें, पढ़ लें। तो ये हो गया। उसके बाद रिवीजन ऑफ टेंसेस हैं कि टेंसेस का सही इस्तेमाल, तो उसके भी उसने सेंटेंसेस दिए हुए हैं। कहता है एक ओरिजिनल सेंटेंस है येस्टरडे शी वॉकड, यानी कि वॉक का लफ्ज़ है, आप चेंज करना चाहें तो कर लें, टू द स्टोर एंड शी बाइज सम फ्रूट, उसने कुछ फ्रूट्स खरीदे। तो कहता है इसको सही करें, तो कहता है येस्टरडे, सही जुमला ये होना चाहिए कि येस्टरडे शी वॉक्ड टू द स्टोर एंड शी बॉट सम क्लोथ, यानी ये जो बाय है यहाँ पे बॉट सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि पीछे भी सेकंड है तो उधर आगे भी सेकंड। ओरिजिनल सेंटेंस इफ ही विल फिनिश हिज होमवर्क ही कुड प्ले वीडियो गेम्स, तो सही होगा इफ ही फिनिशेज, क्योंकि एक बंदा ना ही, तो फिनिशेज हिज होमवर्क ही कैन प्ले वीडियो गेम, तो ही कैन प्ले, आगे कोई सेकंड फॉर्म नहीं लग रही, ही कैन प्ले वीडियो गेम्स। थर्ड वाला है द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन एंड देन द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस्ड द एक्सरसाइज। द टीचर, करेक्ट वाला क्या है, द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन एंड देन द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस्ड द एक्सरसाइजेस। तो ऐसे करके दोनों में फ़र्क जो आप समझ लें। नंबर 4 कहता है ओरिजिनल ही स्टडीज फर्स्ट देन वेंट टू द प्ले, वेंट टू प्ले, ही स्टडीड फर्स्ट, ठीक है, पहले उसने पढ़ा, सेकंड फॉर्म लगानी है, ही स्टडीड फर्स्ट देन वेंट टू प्ले, फिर चला गया खेलने, तो वहां पे भी वेंट सेकंड फॉर्म लग रही है। आगे नंबर 5 में ओरिजिनल है द मदर वाज कुकिंग मील, खाना बना रही थी, एंड द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। द करेक्ट क्या है, द मदर वाज कुकिंग अ मील, द मदर वाज कुकिंग अ मील, ठीक है, बना रही थी खाना, एंड द चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल, और बच्चे जो है वो फुटबॉल खेल रहे थे, वर प्लेइंग, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो बहरहाल ये, अब आगे उसने एक और चीज़ दी हुई है, कहता है सेंटेंस की स्ट्रक्चर सही करें, यानी वैसे जुमला वो ठीक है, लेकिन कहता है और उसको बेहतर करें कि अगर आप इसको ऐसे चेंज कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी शक्ल चेंज करना। तो देखें, कह रहा है ओरिजिनल है ही वेंट टू द स्टोर, और काम फुल स्टॉप लगा के एक जुमला ख़त्म करके दूसरा जुमला ही बॉट मिल्क, तो आप उनको जोड़ लें, कंजक्शन ले आए, बीच में जोड़ दें, तो जोड़ने से एक ही जुमला बना दें उसको, ही वेंट टू द स्टोर एंड बॉट मिल्क, ठीक है, इकट्ठा कर दें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इम्प्रूव किया है हमने सेंटेंस को, पहले भी सही था लेकिन हमने उसको इम्प्रूव किया, ये उसने कहा था इम्प्रूव करें इसे। द बुक वॉज इंटरेस्टिंग आई रीड इट ऑल नाइट, तो इसमें भी वही है, कंजक्शन ले आए, द बुक वॉज सो इंटरेस्टिंग, ठीक है, द बुक वॉज सो इंटरेस्टिंग दैट आई रीड इट ऑल नाइट, क्योंकि सो डालेंगे तो तभी तो हम उसको पढ़ रहे हैं बार बार, इतनी मज़ेदार थी। She was tired, she took a nap. She was tired, she took a nap. Feeling tired, she took a nap. ठीक है, इंप्रूव कर रहे हैं ना हम अपनी मर्जी से, आप थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगता है, लेकिन इंप्रूव करना है, उसको बेहतर बनाना है। अली वॉज वेटिंग नियर द शॉप, इट इज़ रेनिंग, तो अली वॉज वेटिंग नियर द शॉप वाइल इट वॉज रेनिंग, तो वाइल लगा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर ये हो जाएगा। और आगे 5 वाला है आई एम टायर्ड आई विल डू माई वर्क, तो कहता है इवन दो आई एम टायर्ड, इवन दो कि मैं अब टायर्ड हूँ, फिर भी आई विल डू माई वर्क, तो प्रॉपर जो है उसकी समझ जो है बेहतर आएगी इस तरह से करके। अच्छा, आगे उसने ये ऑरल कम्युनिकेशन लिखी हुई है, और ऑरल कम्युनिकेशन पिछली भी क्लासेस में था कि जो एक मुकालमा होता है, आपको बोलचाल आनी चाहिए कि जुमले बोलने कैसे हैं, ठीक है। ऑरल का मतलब ये होता है ज़ुबानी कम्युनिकेट करना, एक दूसरे के साथ बोलचाल करनी, वो कैसे है। अब आपको पता है बोलचाल के भी लोग जो है बाकायदा
फीस दे के जो है वो समझते हैं जाके। तो बोलचाल आप वैसे ही आपस में कर लें, एक दोस्त को साथ बिठा लें, आप में एक आयशा बन जाए, एक हसन बन जाए और वो आपस में बातें करें। सो आयशा कह रही है अलीज रिफ्यूज़ल टू फाइट इन द वियतनाम वार शोज, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि किस तरह से ये होता है। मुकालमा है लिखा हुआ, इसमें ज़ाहिर है कुछ समझने वाली बात नहीं है। तो दो बंदों की बातचीत है कि कैसे आप जो है बातचीत करते हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब लास्ट पे एक सवाल रह गया, वो ज़रा मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे ना आहर पे ऊपर ये उसने एक राइटिंग स्किल दी हुई है आपको, कि आपको किसी टॉपिक का कभी कोई टॉपिक मिलता है और उस पर आपने लिखना है, तो वो लिखना कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बेहतर से बेहतर लिख सकते हैं। तो उसके लिए कुछ उसने आपको एक्सरसाइज दी है। कहता है चूज़ अ टॉपिक, कोई कहता है कि एक आप टॉपिक ले लें, टू राइट एनी बायोग्राफी, आपने बायोग्राफी लिखनी है। बायोग्राफी किसको कहते हैं? किसी बंदे के ज़िंदगी के मुतालिक, कि उसकी ज़िंदगी किस तरह की थी, उसने ज़िंदगी अपनी सारी कैसे गुजारी बचपन से लेकर एंड तक, ठीक है, क्या क्या अहम काम किए। तो बायोग्राफी लिखनी है। आर एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट, कोई किसी चीज़ के ऊपर लिखना है। अब इसमें क्या कहता है, क्या करें, लिस्ट द मेन थीम्स आर पॉइंट्स यू वांट टू इंक्लूड। पहले उसकी लिस्ट बना लें, 1 2 3 4 लिस्ट एक बना लें कि भाई ये पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने उस टेक्स्ट के अंदर लिखने हैं सारे। क्योंकि कोई भी ये मजमून आता है, कोई चीज़ आती है, तो आप बेहतर तरीका हमेशा यही होता है कि आप पहले उसके मेन हेडिंग्स बना लें कि भी ये पॉइंट हैं जिन पे मैंने बात करनी है, और उन पॉइंटों के फिर हम एक्सप्लेन करते हैं, उनके ऊपर एक एक पैराग्राफ बना लेते हैं। तो कहता है ऐसे करके लिस्ट बनाएं 1 2 3 4, और फिर क्या करें, ऐड सपोर्टिंग डिटेल्स फॉर ईच थीम। वही बात जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक एक आपने जो पॉइंट ले लिया था उसको थीम कह रहे हैं, तो उन थीम को फिर आप एक्सप्लेन करें, ये 3 लाइनें उसके लिए छोड़ी हैं, आगे आगे एंड सो ऑन। तो फिर कहता है ड्रा अ माइंड मैप फिर बना ले यूजिंग द अबव एंड सो ऑन, इस तरह से करके। तो ये हल्का सा अगेन इसकी भी हमने एक प्रैक्टिस की है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे लिखा है, और देखें थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश की है। पहले सारे जो टॉपिक है उसको चूज़ करना होता है, किसके ऊपर हमने लिखना है, फिर लिस्ट कर लें कि मेन थीम, उसके पॉइंट्स। अब देखें जैसे यहाँ पे हम किसी बंदे के मुतालिक लिखना चाह रहे हैं, तो चूँकि बायोग्राफी है, तो बायोग्राफी में बेसिक चीज़ ये होनी चाहिए, अर्ली लाइफ, उसकी पहली ज़िंदगी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, पहले शुरू में ये है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन टाइप हो जाता है। फिर नंबर 2 फिर आ जाता है उसकी मेजर अचीवमेंट्स। ये कभी आप देखें ना उर्दू में जब हम पढ़ रहे हैं, उर्दू में जब भी कोई हम एक बाब पढ़ने लगते हैं तो उसके पीछे जिस बंदे ने वो लिखा होता है उसकी बायोग्राफी लिखी होती है। अभी हमने जो यूनिट 1 पढ़ा है उसको देखें ज़रा, तो वो जो बायोग्राफी उन्होंने इसी तरह ही लिखी हुई है। पहले पैराग्राफ के अंदर उसकी बैकग्राउंड दे रहे होते हैं, फिर उसकी वो ज़ाहिर है उसमें एजुकेशन, छोटी मोटी वो चीज़ें, फिर वो उसने क्या क्या अचीवमेंट्स की एंड सो ऑन। तो वो हमेशा इसी चीज़ को लोग फॉलो करते हैं जब किसी बंदे के मुतालिक लिखते हैं। तो अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड नंबर 1 ये होना चाहिए। नंबर 2 मेजर अचीवमेंट्स उसकी क्या हैं वो होनी चाहिए। नंबर 3 कि उसकी ज़िंदगी में क्या चैलेंजेस आए, क्या मुश्किलात आई, वो होनी चाहिए। और एंड पे आप उसकी लेगेसी बताएं कि वो क्या छोड़ के पीछे गए हैं, उनकी क्या क्या बुक्स थी, क्या क्या उनका काम था जो छोड़ के, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा दुनिया के ऊपर। वो ऐसे 4 पॉइंट ये मेन आपके होने चाहिए, ठीक है। अब अगेन उसका जो है डिटेल मैंने यहाँ बना दिया है, जस्ट मैं एक दफ़ा आपको गो थ्रू करा देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से ज़रा देख लें कैसे ऐसे वो पॉइंट्स होंगे, उनको आप और फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स बना सकते हैं। देखना एक ही मेन पॉइंट है, उसके और छोटे पार्ट्स बना सकते हैं आप इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हो जाएंगे। फिर माइंड मैप आप जहन के अंदर वो आप बनाएंगे कि किसको मैंने पहले करना है, किसको बाद में करना है, ठीक है। और इवन के मैंने इसकी जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर भी हमने ये लिख दिया है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो है उसकी अर्ली लाइफ और बैकग्राउंड, ठीक है, वो हमने देखें एक एग्जांपल बता दिए कि ऐसे कर देंगे। तो ये एग्जांपल आपके सामने है। फिर उसकी जो मेजर अचीवमेंट्स हैं वो क्या हो सकती हैं, वो हम इस तरह से लिख देंगे एंड सो ऑन। बाकी चीज़ें भी आप करिएगा। तो ये कोशिश की मैंने कि जो पहला लेक्चर था उसकी एक्सरसाइज में जो जो चीज़ें थी मैक्सिमम ट्राई की कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि पेपर के लिए ये बहुत अहम होती हैं और वैसे भी नॉलेज आपका आता है। ठीक है जी, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।